नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमन सर जी चैनल पे। आशा है आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और आज हम लोग 30 प्रश्नों की श्रृंखला में 2013 के पर्यावरण के क्वेश्चंस को लिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है और मंडे से हम लोग सुपर टेट की भी क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप अगर नहीं जुड़े हैं तो मतलब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो। ठीक है ना, करके देखो यानी बच्चा जो है स्वयं से करे और फिर देखे को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ठीक है, ऑप्शन आगे देखिए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि बच्चा जो है ना प्रत्यक्ष गतिविधियों में शामिल हो। ठीक है, खुद से और स्वयं का अनुभव द्वारा सीखने के अवसर प्रदान हो। तो देखिए अगर बच्चा खुद से कोई चीज़ करके सीखता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती हैं चीज़ें, तो इसलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए दत्त कार्य में तो असाइनमेंट। ठीक है, देखिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, अब देखिए दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य सीखने के दायरे को बढ़ाना होता है और विद्यार्थी को विषय के विस्तृत अध्ययन के अवसर देना चाहिए। तो दत्त कार्य का मकसद किसी को बिजी रखना नहीं है। ठीक है, और उसका सिर्फ एक मकसद है कि अधिगम का विस्तार हो, उसको अवसर उपलब्ध कराना हो। मतलब असाइनमेंट के थ्रू जो है उस जो चैप्टर वो पढ़ रहा है उसमें डिटेलिंग में जाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए ऑप्शन इसका, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में भी अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना, विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, बच्चा जो है ना वो सक्रिय रूप से पढ़े, लेकिन अधिगम मतलब सीखना होता है। ठीक है, तो वो पढ़े लेकिन सक्रिय रूप से अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसके लिए ये शैक्षणिक भ्रमण जो होता है, चिड़ियाघर हो गया या फिर कहीं पिकनिक पे जाना हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बाहरी भ्रमण बच्चों को कक्षा के बाहर वास्तविक दुनिया से जोड़कर सक्रिय और अर्थपूर्ण अधिगम का अनुभव प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करवाने योग्य बनाना चाहिए, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करवाने योग्य बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए कि अगर परिभाषाएं रटना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना, मतलब देखिए पर्यावरण अध्ययन का मेन लक्ष्य जो है परिभाषा रटना थोड़ी है, उसका मेन लक्ष्य क्या है कि उसकी समझ विकसित हो, तर्क करने की क्षमता बढ़े। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों से संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित
मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों से संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक परियोजना से विद्यार्थी स्वयं डेटा एकत्र करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो है ना जा कर के खुद से डेटा एकत्र करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और फिर क्या होगा, सामाजिक मुद्दों की गहरी समझ इससे विकसित होती है। ठीक है, तो देखिए, पर्यावरण जो चैप्टर जोड़ा गया, पहले छोटे बच्चों को भी साइंस पढ़ाया जाता था। ठीक है, और अलग से ये सारी चीज़ें, अब जो है सामाजिक विषय वगैरह, तो अब जो है ना वो सारी चीज़ों को मिला करके एक बुक दे दिया गया और जिसका नाम रख दिया गया पर्यावरण। ठीक है, तो उसमें गतिविधियों पे ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि छोटा बच्चा जो है वो उसके थ्रू ज़्यादा उसकी लर्निंग होती है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। अभी इनमें से किसको शामिल नहीं करता है? रचनात्मक अध्ययन पे मतलब कहीं ऐसे लाइनिंग करके लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों की अधिगम त्रुटियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन में शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए, ग्रेडिंग और रैंकिंग बच्चों में तुलना पैदा करती है, जबकि रचनात्मक आकलन का ध्येय सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना होता है। ठीक है, तो रचनात्मक आकलन का ध्येय यानी उद्देश्य क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना, न कि उसमें जो है मतलब ग्रेडिंग रैंकिंग दे करके तुलना, बच्चों का तुलना पैदा करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसका ध्येय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ए, खनिजों का उत्खनन यानी खुदाई, बी, बांधों का निर्माण, सी, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, डी, बांस से टोकरी बुनना, ई, गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाना। इनमें से कौन से क्रियाकलाप जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? अब देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ए और बी। अगर खनिजों का उत्खनन आप कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरल हैबिटेट्स जितने भी होंगे वो सारे इफेक्टेड होंगे, पहली चीज़। ठीक, बांधों के निर्माण से क्या होगा, उससे भी यही दिक्कत आएगी। ठीक, सी में क्या है, बाजार में बेचे गए पत्ती एवं जड़ी बूटी इकट्ठित करना। तो बाजार में बेचने के लिए आप जड़ी बूटी वगैरह इकट्ठा करना, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है पर्यावरण को। ठीक है, अब बांस की टोकरी बुनना, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। गिरे हुए पत्तों से अब पत्ता गिर चुका है, उसका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा कि मतलब इनसे बड़े स्तर पर खनिजों की खुदाई और बड़े बांधों का निर्माण ही वनों के विनाश के लिए सबसे बड़े कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ए, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। बी, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सी, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्तियां बनाई जाती हैं। डी, कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए, बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी तथा सी। बी में क्या है, कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, ये एकदम सही है। और देखिए, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, टेट में भी आपको देखने को मिलेगा कांसा किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। इवन पीसीएस के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि कांसा जो है तांबा और टीन से मिला करके बनता है। ठीक है, ये एक तत्व नहीं है। ठीक है, ये मिला करके दो धातुओं को बनाया गया है। ठीक है, देखिए, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्तियां बनाई जाती हैं, ये भी एकदम सही है। लेकिन कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, देखिए, कांसा यानी ब्रॉन्ज तांबा और टीन की मिश्र धातु है जो बहुत मजबूत होता है, इसकी मूर्ति बनाने में प्रयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी डाम
या गांधी डैम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाता है, उसके सफ़र की दिशाएं क्या होगी। अब मैप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका उत्तर एकदम क्लियरली आपको दिखेगा। ऑप्शन देखिए, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, ठीक है, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, फिर आगे देखिए पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो मानचित्र में ये देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी शहर के मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होगी। देखिए अगर बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.65 किलोमीटर, ठीक है। देखिए तो अब 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 110 मीटर है ना, तो 15 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे दोनों का, ठीक, 1650 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसको किलोमीटर में अगर बदलना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 1000 से भाग दे देंगे, और जब 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.65 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल का, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मुख्य रूप से नेपाल देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ए, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। बी, पूरे समूह के आगे चलना ताकि समूह पीछे पीछे चले। सी, जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना। डी, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना। ई, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में समूह लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ए, डी तथा ई, ठीक। तो क्या है कि समूह लीडर का कार्य साथियों की मदद करना है, बीमारी का ध्यान रखना है और सुरक्षित स्थान का चयन करना है, ठीक है। तो इसलिए ये सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर तलाश की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, रोनाल्ड रॉस, ठीक है। रॉस की जंग मच्छरों के संग, छोटे बच्चों को ये चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए सर रोनाल्ड रॉस ने ही सबसे पहले यह खोज की थी कि मलेरिया का प्रसार मादा एनोफिलीज मच्छर के माध्यम से होता है, ठीक है। किसके माध्यम से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कंपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत को किस रोग से पीड़ित हो सकता है। आप खुद सोचिए कि अगर एक बच्चा है जो कह रहा है कि बुखार है, कंपकपी लग रहा है उसको, कंपकपी आके बुखार है, सिर दर्द है और अंत में पसीना आने से चक्कर से घूमता, मतलब चक्कर आ जाता है उसको, तो ये कि कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया, ठीक है। ये सब लक्षण मलेरिया का अपने घर में भी अगर किसी बच्चे के साथ या किसी के भी साथ ऐसा हो रहा होगा, ब्लड टेस्ट तुरंत कराइएगा, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स वगैरह का बहुत ध्यान देना होता है, ठीक है। ये मतलब नॉर्मल सी जानकारी है, ठीक। देखिए कंपकपी के साथ बुखार, सिर दर्द और पसीना मलेरिया के विशिष्ट लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल बिरूनी कौन था। वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की थी। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था। वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए अल बिरूनी जो है ना,
वो उज्बेकिस्तान का यात्री था। ठीक है, कहाँ का यात्री था? उज्बेकिस्तान का। एकदम याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो उसने एक किताब लिखी है। ठीक, तो उससे मतलब काफ़ी इतिहास के बारे में, हमको अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना। तो अलबरूनी कहाँ का यात्री है? उज्बेकिस्तान का। ठीक है, भारत आया था। उसकी किताब से हमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल लाल रंग में देखते हैं, हर रंग में देखते हैं, केवल काले और सफ़ेद रंग में देखते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। रात में जितने भी जानवर हैं, ठीक है, जो रात्रिचर जानवर हैं, उनको दो ही कलर दिखाई देता है। कौन कौन सा? काला और सफ़ेद। ठीक, तो इसके अलावा उनको कोई कलर नहीं नज़र आता है। ठीक, तो रात्रिचर जानवर रंगों को नहीं देख पाते, इसलिए उन्हें हर चीज़ केवल काले और सफ़ेद रंगों में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, पहली चीज़। और फिर इसका झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड की नेता होती है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। हाथियों से एक क्वेश्चन सीटेट का मतलब फेवरेट है, आप देखेंगे हर अल्टरनेट ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो एक साल के गैप में। ठीक है, तो हाथियों के झुंड का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है और उसमें केवल हथनियाँ व बच्चे शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पीले पाउडर जैसे रचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग, मूलांकुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पराग बोलते हैं। पंखुड़ियों के जो अंदर होते हैं ना, फूल के बीच में कुछ पीले पाउडर टाइप के, तो उनको क्या बोलते हैं? पराग। तो फूल के बीच में मिलने वाले पीले पाउडर जैसे रचना पराग या पोलन कहलाती हैं, जो निषेचन के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगी? पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा वड़ा चटनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ढोकला, फाफड़ा, ये सब चीज़ें गुजरात की बहुत फेमस है। ठीक है, देखिए, ढोकला या खाखरा और नींबू वाले चावल गुजरात के पारंपरिक और स्टेशन पर आसानी से मिलने वाले लोकप्रिय व्यंजन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? ठीक है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आँखें छोटी होती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए, पक्षी की जो पुतली है वो नहीं घूम सकती, तो वो अपना गर्दन ही पूरा घुमा लेते हैं। ठीक है, पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ स्थिर रहती हैं, जिसके कारण उन्हें आसपास देखने के लिए क्या करना पड़ता है? गर्दन को बार बार घुमाना पड़ता है। ठीक है, उल्लू जो है 360 डिग्री घुमा सकता है गर्दन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, या गुड़, नींबू, मटर। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा गुड़। देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन समृद्ध खाद्य पदार्थ जैसे आंवला, हरी सब्जियां और गुड़ का सेवन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी 2005 को एकदम पढ़ के जाइएगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। ठीक है,
या फिर विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करवाना, या कक्षा के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कक्षा के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना एनसीएफ 2005 का ये जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो जो बाहर की दुनिया है उससे क्लासरूम को अगर जोड़ दिया जाए तो वो अट्रैक्टिव भी हो जाता है और बच्चा फैमिलियर भी रहता है पहले से बाहर की दुनिया से, तो वो फिर सब्जेक्ट को भी इजीली समझता है। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बच्चों के स्कूल के अधिगम को उनके बाहरी जीवन के अनुभव से जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन देखिए, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा पता है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का या काम के लिए तैयार करना पाठ्यक्रम का मुख्य ध्येय नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ठीक है, अभी हमने पीछे भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, ऑप्शन देखिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विमर्श के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चिंतन और विमर्श के लिए जो शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो आगे देखिए, तो एनसीईआरटी का जोर बच्चों को सोचने, समझने और विमर्श करने के मौके देकर सक्रिय रूप से सीखने पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये तो है। ठीक है, विषय में रुचि का विकास करना, ये भी है। नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव, अच्छा देखते हैं इसको, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। तो देखिए कहानी का मुख्य ध्येय क्या है, आनंद और कल्पना शक्ति बढ़ाना है, न कि केवल बोरियत या एक रसता को समाप्त करना है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य ध्येय ये नहीं है कि उसकी जो है बोरियत या एक रूपता को, एक रसता को समाप्त किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। ऑप्शन देखिए, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो यह शब्दावली और परिभाषा पर अधिक बल देती है। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में रटने या केवल शब्दावली और परिभाषाओं पर बल देना एक अच्छा दृष्टिकोण नहीं माना जाता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन क्या है कि बाहर की दुनिया से जो आपका पढ़ रहे हैं अध्ययन को जोड़ना मेन लक्ष्य होता है। ठीक है, एनसीएफ 2005 भी यही बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित करवाना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जानवरों और उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि दृश्य श्रव्य माध्यम जहाँ भी आ जाता है, जैसे फिल्म देखने से बच्चे जानवरों के व्यवहार और उपयोगिता को सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं। तो अगर आपको दृश्य मतलब सामने से चीज़ें दिख भी रही हैं और श्रव्य मतलब उसमें जो बोली जा रही हैं वो तो सुनेगा ही बच्चा, तो फिर वो इमेजिनेशन उसका पावर बढ़ जाता है, ठीक है, और वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं, तो फिर उसका डेवलपमेंट उस क्षेत्र में अच्छा होता है, ठीक है। तो दृश्य श्रव्य माध्यम सबसे अच्छे माध्यमों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड हम क्या समझें शामिल किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षार्थियों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट में जब खंड के अंत में पूछा जाता है ना कि हम क्या समझे, तो फिर बच्चा बाद मतलब हाथ उठा करके ऐसे पूछे कि क्या समझे बताओ, तो वो बताता है, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा बच्चा कितना ध्यान से चीज़ें देख रहा था, ठीक है। तो यह खंड शिक्षक को बच्चे की सीखने की प्रक्रिया और उसकी वैचारिक स्पष्टता को समझने में मदद करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। इनमें से कौन सी गतिविधि सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? ऑप्शन देखिए, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाना, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाना, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देना तथा प्रत्येक में आवश्यक तत्व बताना, शिक्षार्थियों से कहना कि वे सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सॉरी डी, ठीक है। शिक्षार्थियों को कहना कि वे सभी संभावित स्रोत से संबंधित जानकारी एकत्र करें, ठीक है। जब बच्चे स्वयं जानकारी एकत्र करते हैं तो वे सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, जो सीखने का सर्वोत्तम तरीका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। इनमें से कौन सी गतिविधि प्रकरण को प्रभावित तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? ऑप्शन देखिए, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, ठीक है। देखिए हवा की उपलब्धता का अनुभव कक्षा के अंदर प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है, इसके लिए क्षेत्र भ्रमण अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आज के 30 प्रश्न। आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगर क्लास अच्छी लगी तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मंडे से आपका सुपर टेट की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए भी हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।